हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और ये जो है ये जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एग्ज़ाम के हिसाब से उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे आने वाले एचपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, और साथ में ही जो हमारा एचपी टेट होने वाला है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है, ओलंपिक्स जो समर ओलंपिक हुए थे टोक्यो 2020 में नहीं हो पाए थे क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पर जो हालात थे वो सूटेबल नहीं थे, इसलिए इनको कब कराया गया? 2021 में कराया गया। 2021 में कराया गया। अब इसके बाद जो ओलंपिक्स होंगे वो होंगे पेरिस में, और ये होंगे 2024 में, यानी कि 2024 में पेरिस में यह अगले ओलंपिक्स होंगे जिनको हम समर ओलंपिक कहते हैं। समर ओलंपिक। इस तरह विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो बात करते हैं कुछ समर ओलंपिक्स के बारे में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो पहली बार बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1894 में। तब से यह फैसला किया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ओलंपिक्स करवाने चाहिए जिसमें कि बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होंगी, बहुत सी कंट्रियों से जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह से एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ओलंपिक्स जो हुए थे, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक जो हुए थे वो हुए थे 6 अप्रैल 1896 को। ध्यान में रखना है कि जो कमेटी जो है वो 1894 में बनी थी, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद में ही जो पहले ओलंपिक्स जो हैं वो आयोजित किए गए थे, वो किए गए थे 1896 में। और ये कहाँ पे हुए थे? एथेंस, ग्रीस में हुए थे। एथेंस नाम के शहर में जो कि ग्रीस में है, वहाँ पे पहले ओलंपिक हुए थे। तो हेडक्वार्टर्स जो है वो आईओसी का, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है लाउसाने, स्विट्जरलैंड में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। और प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के? तो वो है थॉमस बैक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो लोगो जो है वो 5 तरह के रिंग होते हैं। ठीक है, 5 तरह के रिंग होते हैं, जिनमें जो 5 रिंग जो हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कलर का रिंग जो है वो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 5 जो रिंग हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ब्लू कलर का रिंग होता है, ब्लैक कलर का रिंग होता है और रेड कलर का रिंग होता है, जबकि नीचे येलो कलर का और ग्रीन कलर का। इस तरह से कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं। ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का और येलो कलर का, और आखिरी वाला ग्रीन कलर का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यह 5 कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अमेरिकाज में साउथ आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट आ गया। यूरोप कॉन्टिनेंट आ गया। और ओशिनिया यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, ठीक है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे ओशिनिया नाम का जो कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन अब वो क्या है, वो विलुप्त हो गया है, डूब गया है पानी में। बात करते हैं मोटो की। तो मोटो इस बार जो 2021 हुए थे, यानी कि 2020 के जो हमारे ओलंपिक हैं, इनका मोटो क्या था? इनका मोटो था साइटस, एल्टियस और फोर्टियस। तो इसका मीनिंग क्या था? साइटस का मतलब था फास्टर, अल्टियस का मतलब था हायर, और फोर्टियस का मतलब था स्ट्रॉन्गर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मोटो जो था वो था साइटस, अल्टियस और फोर्टियस, और इसका मीनिंग क्या था? फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। बात करते हैं अब इसके डिटेल में, इसके बारे में, और भारत का जो प्लेस रहा था यहाँ पे, और भारत ने क्या प्रदर्शन किया उसके बारे में भी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हैं वो जुलाई 23 से लेके अगस्त 8 तक हुए। ठीक है, 2021 में हुए। और टोक्यो में यह दूसरी बार हुए थे। ठीक है, टोक्यो में दूसरी बार हुए थे। पहली बार 1961 में,
और 1964 में, और दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हैं वो आयोजित किए गए। और इस ओलंपिक्स में 4 नई गेम्स जो हैं वो शामिल की गई थी। पहली है कराटे, दूसरी है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरी है सर्फिंग, और जो चौथी है वो है स्केट बोर्डिंग। तो ये जो 4 जो हैं नए खेल जो हैं वो इसमें शामिल किए गए थे। इसका मास्कट क्या था? मास्कट का मतलब एक लोगो टाइप आप समझ सकते हैं, जो कि एक चित्र की तरह होता है। तो वो था मिरातोबा। क्या था? मिरातोबा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मास्कट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि टेडी बियर की तरह एक मास्कट होता है, उसको हम कहते हैं मास्कट कहते हैं उसको हम। और वो क्या था? वो था मिराटोबा। मिराटोबा, या ये आपको ध्यान में रखना है। और स्लोगन क्या था इस बार के ओलंपिक्स का? वो था मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ो, मूविंग फॉरवर्ड। सभी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अभी अभी ओलंपिक्स हुए हैं, तो ओलंपिक्स में से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो 100% हैं। तो सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की तरफ से 228 प्लेयर्स ने भाग लिया इसमें, और जिसमें से कि 127 जो थे वो एथलीट थे। ठीक है, 127 थे वो एथलीट थे। टोटल कितने प्लेयर थे? 228, और 127 जो थे वो एथलीट थे। MC मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर हैं हमारी इंडिया की, और हॉकी प्लेयर, हॉकी टीम के, मैन हॉकी टीम के जो कैप्टन है मनजीत सिंह, वो क्या थे? हमारे फ्लैग बियरर थे, यानी कि ध्वज वाहक थे। तो कौन कौन थे? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से मेडल जो हैं वो जीते हैं। ठीक है, इंडिया ने कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो एक गोल्ड आया है इस बार। बहुत ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा द्वारा दी गई है। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से संबंधित रखते हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं। उनका जो खेल था, ठीक है, उनका जो खेल था वो था जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में उन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। और उन्होंने कितने मीटर का जो जेवलिन थ्रो किया है वो किया है 86.58 मीटर। 86.58 मीटर जो है वो उन्होंने जेवलिन को थ्रो किया है। इस स्कोर के साथ उन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट बात रखनी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर मेडल के बाद में। सिल्वर मेडल किसने जीता है? 2 जो हैं वो हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं, या स्पोर्ट्स वुमेन आप कह सकते हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनमें से एक है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। और उनका जो वेट वर्ग है, ठीक है, वेट कैटेगरी है, वो है 49 kg, यानी कि 49 किलो वर्ग में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है। इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट की, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो कि एक रेसलर हैं, और उनका जो है वो वेट कैटेगरी 57 kg है। तो रवि कुमार दहिया ने क्या किया है? 57 किलो वर्ग में रेसलिंग यानी कि कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जो है हमारे चार खिलाड़ियों ने जीता है। सबसे पहले हम बात करेंगे PV सिंधु की। PV सिंधु जो कि एक इंडियन शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, लवलीना बॉर्गेन, उन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद आता है मैन हॉकी टीम। हमारी मैन की जो हॉकी टीम है उन्होंने भी क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, और मैन हॉकी टीम ने क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। उसके बाद हम बात करते हैं बजरंग पूनिया की, जो कि रेसलर हैं, ठीक है, उन्होंने रेसलिंग में क्या किया है? 65 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 1 गोल्ड, ठीक है, 2 सिल्वर, और साथ में 4 ब्रॉन्ज, 4 कांस्य के साथ टोटल जो है भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल जो जीते हैं वो 7 मेडल्स जीते हैं, यानी कि 7 मेडल्स टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते हैं। तो ये था हमारा ओलंपिक से रिलेटेड। इनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो जरूर बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ मेन करंट अफेयर्स की। इंडिया स्केयर्स 40 साइट इन। तो भारत की क्या है? जो 40, ठीक है, 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो लिस्ट की गई है
40वीं साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई है, वो कौन सी थी? वो है धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात। आपको पता है कि धौलावीरा जो एक क्षेत्र है वह हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एक क्षेत्र है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। बात करते हैं नेक्स्ट की, बर्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट। ठीक है, बर्ड का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वह एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? रन ऑफ कच्छ, खवाड़ा जो जगह है वहाँ पे गुजरात में। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 4.75 गीगावाट, यानी कि 4750 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट, 4750 मेगावाट, ये आपको बात जो है वो ध्यान में रखनी है। 4750 मेगावाट और 4.75 गीगावाट्स। और यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। जो हमारी राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वो एनटीपीसी है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो एक रिसर्च सेंटर जो है वो डॉल्फिन के लिए, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो सेटअप किया गया है। कहाँ पे? गंगाज रिवर, गंगा जो रिवर है उसके किनारे पे, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। बिहार में जो हमारी पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वहाँ पे गंगा के किनारे क्या किया है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित किया है। और यह कहाँ है? बिहार में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का क्या है? जल पशु आप कह सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि सी एनिमल है, हमारा सी एनिमल है, जलीय पशु या जलीय प्राणी क्या है? यहाँ पे जलीय प्राणी लिखना सही होगा। जलीय प्राणी वो क्या है? गंगा डॉल्फिन क्या है? हमारी जल का प्राणी है, नेशनल राष्ट्रीय जलीय प्राणी। बात करते हैं नेक्स्ट की, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल बाई SJVN। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में नेपाल में बनाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। तो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। और यह कौन सी नदियों पर? जो ट्रिब्यूटरी हैं झेलम और चिनाब नदी की जो ट्रिब्यूटरी है नेपाल में है, उन पर क्या किया जाएगा? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे बताई गई बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल और बने रहना है हमारे साथ में ही आपको शेयर करनी है हमारी यूट्यूब वीडियोस। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? यह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ठीक है, संघ है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो भारत जो है उसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छा स्कोर प्राप्त किया है और यह 10th प्लेस पे आया है। तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का जो प्लेस है वो है 10th प्लेस। पहला जो प्लेस है वो यूनाइटेड स्टेट का है, वो है फर्स्ट। और सेकंड जो प्लेस है वो यूके और सऊदी अरेबिया का है सेकंड प्लेस। बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $500 मिलियन, ठीक है, $500 मिलियन का लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? अप्रूव कर दिया है। किस लिए? सपोर्ट इंडिया टू ओवरकम करंट पेंडेमिक डिस्ट्रेस। जो कोविड पेंडेमिक के दौरान जितनी भी क्षति पहुंची है या जितना भी कार्य अस्त व्यस्त हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का जो है वो लोन अप्रूव किया है। आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की,
कहते हैं कि याक्स टू गेट इंश्योरेंस कवर। जो याक होते हैं, याक एक पशु होता है जिससे कि हमें वूल मिलती है, ठीक है, और उस वूल के क्या बनते हैं, गर्म कपड़े बनते हैं। तो उन याक को क्या किया है, इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी याक की हानि हो जाती है, मौत हो जाती है, तो इंश्योरेंस कवर के थ्रू जो मुआवजा जो है वो सरकार देगी। अब जो जुलाई में जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी वो क्या हुई थी कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर नए मंत्री जो है वो अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता है कि जितने भी हमारे मिनिस्ट्री या मंत्रालय होते हैं उन सभी को मिलाकर प्रधानमंत्री के साथ जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है हमारे वो इस प्रकार हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन भी है, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन। और ये जो मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन या सहकारिता कार्यालय मंत्रालय हम इसे कहते हैं। तो ये एक नया मंत्रालय बनाया गया है और इसके जो मंत्री हैं, इस मंत्रालय के जो हेड है वो है अमित शाह जी। इसके बाद है नितिन जयराम गडकरी। जो नितिन गडकरी हैं वह रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस वित्त मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जो हैं वो ट्राइबल अफेयर्स के हैं, यानी कि जनजातीय जितने भी हमारे एरिया होते हैं उनके मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। स्मृति ईरानी जो है हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, साथ ही कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं और इस्पात मंत्री भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। धर्मेंद्र प्रधान को अब किसका मंत्रालय दिया है, एजुकेशन का जो मंत्रालय है वह दिया गया है, उन्हें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया गया था। इससे पूर्व मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक थे। इसके बाद बात करें और धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा है, MSME, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्रालय भी उनके पास है। प्रहलाद जोशी जो है वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल मिनिस्टर और माइन मिनिस्टर, यानी कि खदान और कोयले का मिनिस्टर जो है वो है प्रहलाद जोशी। आगे है नारायण राणे, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, ये जो है ये है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के मिनिस्टर हैं नारायण राणे। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं वो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, जिसे हम शिप मंत्रालय भी कहते हैं या जल मार्ग का मंत्रालय भी कहते हैं। और मिनिस्टर ऑफ आयुष भी कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। बात करते हैं मुख्तार अब्बास की, जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये भी अभी नए बने हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, सिविल एविएशन एंड उड्डयन मंत्री। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। बात करते हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है, क्या है ये, अश्विनी वैष्णव जो है वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मंत्रालय उनके पास है। किरेन रिजिजू, ये भी नए मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय और कानून मंत्रालय जो है वो इनके पास है। इस तरह से यह सभी मंत्रालय आपके पास है। देखिए परसोत्तम रूपाला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज के जो मिनिस्टर हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अनुराग सिंह ठाकुर, तो यह मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसार मंत्री, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। खेल मंत्रालय भी इनके पास है और युवा अफेयर्स, युवा से रिलेटेड जितने भी अफेयर हैं उसका मंत्रालय भी अनुराग सिंह ठाकुर के पास है, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की असम मिजोरम डिस्प्यूट जो है वो बहुत ही जोरों शोरों पर चला था और यह सीमा को लेकर जो विवाद था कि असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद, और यह क्या हुआ था, वायलेंट हो गया था, ठीक है, बहुत ही अग्रेसिव हो गया था, जिससे कि कुछ हमारे जो
सेंट्रल पुलिस रिजर्व के जवान थे वो शहीद हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट की पुरी। पुरी एक सिटी है, आपको पता है जगन्नाथपुरी जिसको हम कहते हैं, सिटी ऑफ ओडिशा की एक सिटी है, वो पहले स्थान पे आई है किसमें, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, जो टैप वाटर पीने योग्य। तो ओडिशा में क्या है कि ओडिशा की जो पूरी सिटी में वहाँ पे जितने भी टैप हैं उनका पानी जो है वो पीने योग्य है। बात करते हैं अगले की, फर्स्ट ग्रेन एटीएम इन हरियाणा। सबसे पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम जो है वो हरियाणा में खोला गया है। इसमें क्या होता है कि 60 किलोग्राम तक का अनाज जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे ही अनाज को हम एटीएम से निकाल सकते हैं। इंदौर एंड सूरत बेस्ट स्मार्ट सिटी। तो इंदौर और सूरत को क्या रिवॉर्ड मिला है, उन्हें बेस्ट सिटी के बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है और गुजरात में है सूरत, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्रिप्टोगेनिक गार्डन, जो पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन है वो स्थापित किया गया देहरादून में। देवबंद नाम की जगह है जो कि देहरादून में, वहाँ पे पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन जो है वो स्थापित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, रेबीज फ्री स्टेट। तो रेबीज जो कि एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, रेबीज़ फ्री स्टेट कौन बना है, गोवा जो है वो रेबीज़ फ्री स्टेट बना है। वहाँ पे रेबीज़ का कोई भी मरीज़ नहीं है। तो रेबीज़ क्या होता है, एक वायरल डिजीज़ होता है जो कब होता है, जब कोई पागल एनिमल या पागल पशु हमें काट लेता है, जैसे पागल कुत्ता हमें काट ले या पागल मंकी जिसको हम बंदर कहते हैं वो काट ले, तो हमें क्या होता है, रेबीज़ नामक डिजीज़ जो है वो हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो भी पशु है उसके मुंह से वायरस जो है वो इंसान के अंदर चला जाता है और उसे यह डिजीज़ हो जाता है, इसलिए क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। तो रेबीज़ फ्री स्टेट कौन बना है, गोवा जो है वो रेबीज़ फ्री स्टेट बना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, कल्टीवेशन ऑफ मॉन्क फ्रूट। एक मॉन्क नामक फ्रूट है, ठीक है, वो उसकी कल्टीवेशन कहाँ पे शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यह कल्टीवेशन जो है वो शुरू की गई है। और मॉन्क फ्रूट कहाँ से लाया गया है, यह चाइना से लाया गया है, ठीक है। ये मॉन्क फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जो मीठा होता है स्वाद में, और यह बहुत ही सेहतमंद और फ़ायदेदायक भी होता है। तो इसकी कल्टीवेशन कहाँ शुरू की गई है, इसकी कल्टीवेशन शुरू गई है हमारे हिमाचल प्रदेश में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं नेक्स्ट की, गुजरात हाई कोर्ट फर्स्ट टू गो लाइव। गुजरात हाई कोर्ट ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जो जिसने कि लाइव प्रसारण जो है वो कोर्ट का शुरू किया है, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट बिकेम फर्स्ट टू गो लाइव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कॉरपोरेशन फॉर लद्दाख। तो लद्दाख के लिए क्या किया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण करने की घोषणा जो है वो की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कॉरपोरेशन कहाँ पे शुरू की गई है, लद्दाख में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश टॉप्स द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। ये हमने पिछले लेक्चर में या पिछले करंट अफेयर की वीडियो में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश जो है वो टॉप कर गया है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में, और हिमाचल प्रदेश का रैंक कितना है, 3rd रैंक है। आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्कीम है स्माइल स्कीम हम जिसको कहेंगे। स्माइल स्कीम जो है वो किसके लिए, बेगर्स के लिए शुरू की गई है, और किसके द्वारा शुरू की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मंत्रालय है उसके द्वारा स्माइल स्कीम शुरू की गई है, और स्कीम यह किसके लिए है, यह बेगर के लिए, भिखारियों के लिए है। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा। तो नोएडा में क्या खोला गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान सारथी ऐप लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्रीय सरकार है, उसने क्या किया है, किसान सारथी ऐप जो है वो लॉन्च की है। नेक्स्ट है न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ये मैं बात आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है, नया मंत्रालय बनाया गया है, वो उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, और जिसको हम कहेंगे सहकारिता मंत्रालय। तो यह नया मंत्रालय बनाया गया है। नेक्स्ट है मत्स्य सेतु ऐप फॉर फिशरीज़। तो फिशरीज़ के लिए एनिमल हस्बेंड्री के अंडर यह आएगा, और फिशरीज़ के लिए मत्स्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च की गई है।
बात करते हैं नेक्स्ट की, भीम यूपीआई ऐप लॉन्च्ड इन भूटान। तो भूटान में क्या हुआ है कि भीम यूपीआई की जो ऐप है वह लॉन्च की गई है, कहाँ पे, भूटान में। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो डीआरडीओ टेस्टेड आकाश मिसाइल एंड अग्नि पी। तो डीआरडीओ ने क्या किया है, अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया है और अग्नि पी नामक मिसाइल का टेस्ट किया है। तो अग्नि पी जो है वो न्यू जनरेशन मिसाइल है, आकाश भी न्यू जनरेशन मिसाइल है। अग्नि पी जो है उसकी मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर तक, 1000 से 2000 किलोमीटर तक अग्नि पी। बात करते हैं नेक्स्ट की, MH-60R नामक जो है वो एक हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल काम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, बहुत सारे काम इससे हो जाते हैं। और यह किसको दिया गया है, ये इंडियन नेवी को दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, डीआरडीओ टेस्ट पिनाका रॉकेट्स। पिनाका रॉकेट्स एक ऐसी रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, रॉकेट सिस्टम है जो कि एक बार बहुत सारे रॉकेट्स फायर करता है। अगर उसे लगे या उसके रडार में दुश्मन का कोई भी चीज़ जो है वो आए, तो इसका टारगेट कितना होता है, इसका टारगेट होता है 45 किलोमीटर तक। यानी कि पिनाका रॉकेट जो है वो 45 किलोमीटर तक मार्क कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, फिलीपींस बिकम फर्स्ट कंट्री। फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस फर्स्ट कंट्री बन गई है टू गेट अप्रूवल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड गोल्डन राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो कहता है कि फिलीपीन कंट्री जो है वो पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसे अप्रूवल मिल गया है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। किसकी प्रोडक्शन के लिए, गोल्डन राइस की प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन राइस जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, गोल्डन राइस। और ये जो गोल्डन राइस है इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन ए जो है वो रिच बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर इसका यूज़ करेंगे, हम इसको खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन ए की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, फिलीपींस क्या बना है, पहला ऐसा देश बना है जिसको अप्रूवल मिल गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जमशेदजी टाटा टॉप्ड द इनॉग्रल एडल गिव हॉर्न फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी लिस्ट। तो जमशेदजी टाटा जो कि फाउंडर हैं किसके, टाटा ग्रुप्स के, ठीक है, टाटा ग्रुप्स के फाउंडर हैं, उन्होंने टॉप किया है, कहाँ पे किया है, जो लिस्ट निकाली गई है इनॉग्रल एडल गिव हॉर्न फिलैंथ्रोपिस्ट जो लिस्ट है उन पे टॉप किया है। तो ये इस लिस्ट में क्या होता है, जितने भी दानवीर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग जो है वो दान करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो उस लिस्ट में जमशेदजी टाटा ने क्या किया है, टॉप किया गया है। ये पहले भारतीय हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, दिल्ली मेट्रो विंस जापान से अवार्ड। तो दिल्ली मेट्रो को क्या मिला है, जापान से अवार्ड मिला है, यानी कि दिल्ली मेट्रो ने जापान से अवार्ड जीता है। बात करते हैं कुछ मिसहैपनिंग की, कुछ डेथ्स की। तो यहाँ पर है दिलीप कुमार आपको पता है सिनेमा में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। वह डाइड, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है। और उनकी क्या उम्र थी, 98 एक बहुत ही अच्छी उम्र है, और उनका स्वर्गवास हो गया है। तो उनको क्या है, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में, और उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था 1994 में। पद्म विभूषण अवार्ड के साथ उन्हें सम्मानित किया था 2015 में, और साथ में ही निशान इम्तियाज, यह एक ऑनर है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑनर है, उससे भी उन्हें पाकिस्तान ने सम्मानित किया था 1998 में। इसमें उन्हें भगवान के बराबर का दर्जा जो है वो इस ऑनर से मिला था। बात करते हैं वीरभद्र सिंह की, एचपी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीरभद्र सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, उनका भी स्वर्गवास हो गया है 87 साल की उम्र में, 87 ईयर्स ओल्ड। तो उन्हें पॉपुलरली कहा जाता था, राजा साहब के नाम से उन्हें कहा जाता था, उन्हें पुकारा जाता था, लोग उन्हें राजा साहब के नाम से जानते थे। तो वो एचपी के थे, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं टाइफून इन्फा जो टाइफून है, एक चक्रवात हम कह सकते हैं, वह चाइना में आया था। तो चाइना में क्या आया था, टाइफून इन्फा आया था। बात करते हैं नेक्स्ट,
जैकोबाद एक सिटी है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और वह कितना था, 52 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, जिसको हम 126 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। तो जैकोबाद जो है वो पाकिस्तान की एक शहर है जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट की, अभिमन्यु जो है वो क्या है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इससे पहले रशिया के एक ग्रैंड मास्टर थे जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे, उनकी उम्र थी 12 साल और 9 महीने। लेकिन जो अभिमन्यु जो हैं, भारत के अभिमन्यु जो हैं, वह यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और उनकी उम्र कितनी है, 12 साल 4 महीने। 12 साल 4 महीने जो है वो इनकी उम्र है। बात करते हैं नेक्स्ट की, सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। जो दूसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते जो है वो इन्हें पोस्टपोन कर दिया है 2022 के लिए। तो ये कहाँ पे होंगी, अब ये होंगी कर्नाटक में। कर्नाटक जो है वो सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगा, ठीक है। तो और ये कब होंगी, 2022 में होंगी। मार्च तक यह होने की जो है वो बात की गई है। अब नेक्स्ट बात है फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जो चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ठीक है, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2021 की, वह भी पोस्टपोन कर दी गई हैं 2022 के लिए, और वो कहाँ होंगी, हरियाणा में होंगी। तो हरियाणा क्या करेगा, होस्ट करेगा फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, और ये कहाँ कब होंगी, फरवरी 2022 में आयोजित की जाएंगी। अब कुछ जुलाई मंथ के जो हैं वो इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो है वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर डे और CA डे, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इम्पॉर्टेंट डे है यह, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की 12 जुलाई। 12 जुलाई को हम बर्ड मलाला डे ये सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि मलाला यूसुफजई के नाम पर या उनको याद रखने के लिए हम यह इस डे का जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। 18 जुलाई। 18 जुलाई को होता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसकी थीम क्या थी, वन हैंड कैन फीड अनदर, जो एक हाथ जो है वो दूसरे को फीड कर सकता है या उसकी देखभाल कर सकता है। बात करते हैं 26 जुलाई। 26 जुलाई को ऐतिहासिक दिवस के रूप में इसे हम जानते हैं, कारगिल विजय दिवस। जब कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत के साथ जो है वो युद्ध की शुरुआत की थी। तो 1999 में क्या हुआ था कि हम सक्सेसफुली जो है कारगिल पर विजय प्राप्त की थी हमने, और वह कौन सा दिन था, वो था 26 जुलाई। और जब यह युद्ध था तो ऑपरेशन विजय जो था वो हमने मिशन जो है वो चलाया था, और हमने फतेह प्राप्त की थी कारगिल पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट की बात करते हैं 29 जुलाई। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे। ग्लोबल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस। ग्लोबल टाइगर डे जो है हम 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आपको यह करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है वो बेहतर होंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, और साथ में सपोर्ट करते रहना है, हमें शेयर करनी है हमारी वीडियोस, ताकि ये वीडियोस कैंडिडेट्स तक पहुंच सके, और साथ में हमारे व्यूज़ जो हैं वो भी बढ़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।